देखो भाई, पिछली वीडियो में हमने प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन, ठीक है, उसका कैसे इम्पीचमेंट होता है, क्या इलेक्शन कॉलेज होता है, ये पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं उसके पावर्स, ठीक है, इस वाले सेशन में। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट की हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर में ये कहता है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं यूनियन के, वो प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं या करे जाते हैं। ये आर्टिकल 77 है। फिर दूसरा ये है कि जो प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है, उनकी पावर ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर वो होता है जो कि मेजॉरिटी पार्टी जनरल इलेक्शन में जीतती है, उनके द्वारा अपना नॉमिनेटेड मेंबर को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे अपॉइंट करता है, ठीक है। फिर उसकी सलाह पर, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर, प्रेसिडेंट साहब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, चीफ जस्टिस को, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी या मेंबर्स ऑफ यूपीएससी को, कैग को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जितने भी या अदर मेंबर्स हो गए इलेक्शन कमीशन के, उनको, गवर्नर्स को, फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को, एम्बेसडर्स को, इन सबको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और यह उनकी एग्जीक्यूटिव पावर में काउंट होता है। फिर दूसरा आता है कि वो कमीशन अपॉइंट कर सकता है एससी एसटीज और ओबीसीज के लिए, उनकी कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। दूसरा, वो इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर्स के काउंसिल को वो इंटर स्टेट काउंसिल के को अपॉइंट कर सकता है ताकि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस बेटर हो सके और उनके बीच में एक बेहतर कॉर्पोरेशन हो सके। तीसरा, वो किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर सकता है कि ये शेड्यूल एरिया है या ट्राइबल एरिया है, और उनके पास पावर होती है वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन करने की डायरेक्ट। तो यह प्रेसिडेंट साहब की एग्जीक्यूटिव पावर होती है। फिर आता है प्रेसिडेंट साहब की लेजिस्लेटिव पावर। जो प्रेसिडेंट साहब की लेजिस्लेटिव पावर है वो ये है कि वो किसी भी पार्लियामेंट के सेशन को सम्मन करते हैं या लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। ये उनकी लेजिस्लेटिव पावर में आता है। दूसरा, वो ज्वाइंट सीटिंग, अगर लोकसभा और राज्यसभा में कोई डेडलॉक हो गया है तो वो ज्वाइंट सीटिंग को सम्मन कर सकते हैं। इस ज्वाइंट सीटिंग को जो हेड करता है वो करता है लोकसभा का स्पीकर, याद रखना। दूसरा, वो पार्लियामेंट के जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं, जैसे अभी जनरल इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में, तो इसका जो पहला सेशन होगा उसको एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट साहब, या हर सेशन का जो पहला सेशन होता है, हर सेशन का जो पहला भाषण होता है वो प्रेसिडेंट साहब का होता है हर साल। ये याद रखना, ये इनकी लेजिस्लेटिव पावर है। दूसरा, वो हाउसेस को मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। कोई भी अगर बिल पेंडिंग चल रहा है उनके लिए वो हाउसेस को मैसेज कर सकते हैं कि बिल को बहस किया जाए, डिस्कस किया जाए, जो भी, ठीक है। वो किसी भी लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं अगर स्पीकर नहीं है या डेप्यूटी स्पीकर अवेलेबल नहीं है लोकसभा में, या चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन अवेलेबल नहीं है राज्यसभा में। तो किसी भी हाउस के मेंबर को वो एज अ सीट उस टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जितनी देर के लिए स्पीकर अवेलेबल नहीं है या चेयरमैन अवेलेबल नहीं है, उसके लिए वो सीट ऑफर कर सकता है कि आप प्रिसाइड कर सकते हो। दूसरा ये है कि वो राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब। और पहले ये रूल था कि वो 2 मेंबर एंग्लो इंडियन के प्रमोट करता था, नॉमिनेट करता था लोकसभा में, लेकिन वो अब हटा दिया गया है, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर कोई भी मेंबर किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं वो इलेक्शन कमीशन की सलाह के अनुसार, ठीक है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो। तीसरा ये है कि उनकी प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए, या कोई भी बिल जो जनरेट किया जा रहा है बाउंड्रीज को ऑल्टर करने के लिए किसी भी स्टेट की, या किसी भी स्टेट नई स्टेट बनानी है, तो उनसे पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी वो बिल लेके आने के लिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई भी बिल प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है तो उनके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो वो अपना एसेंट बिल को प्रोवाइड कर दें, या उस बिल को, या अपने एसेंट को होल्ड कर सकते हैं, या बिल को रिटर्न कर सकते हैं। मनी बिल को वापस नहीं करते हैं वो, क्योंकि मनी बिल जनरेट होता ही उनकी प्रायर परमिशन से है। पहले मनी बिल जनरेट करने के लिए और लोकसभा से चालू होता है वो, ठीक है, और वो चालू होता ही है जब हम प्रेसिडेंट साहब को
पहले बता देते हैं कि हम ये बिल लेके आने वाले हैं, हम यहाँ खर्चा करेंगे, तो वो उसको वापस नहीं भेजता। क्यों? क्योंकि वो उनसे पूछ के ही लाया गया है, तो उनको वो वापस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रिटर्न करते हैं बिल को रिकमेंडेशन के लिए, और अगर रिकमेंडेशन हो के चाहे ऑल्टर हो चाहे ना हो, अगर वो वापस आ जाते तो उनको साइन करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर वो उस बिल को साइन करते हैं। ठीक है, अगर कोई बिल गवर्नर के द्वारा रिजर्व किया गया है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, तो उनके पास फिर से पावर होती है कि वो या तो अपना असेंट दे सकते हैं या उस बिल को होल्ड कर सकते हैं, या डायरेक्ट कर सकते हैं गवर्नर को कि वो बिल को वापस कर दें रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन अब जैसे लोकसभा या राज्यसभा से कोई बिल आ रहा है, उन्होंने रिकमेंडेशन के लिए वापस कर दिया और कोई बिना अल्टर होके आ गया वो बिल या ऑल्टर होके आ गया, तो उनको अपना एसेंट देने की जरूरत होती है। लेकिन जो स्टेट का बिल गवर्नर ने प्रेसिडेंट की रिजर्वेशन के लिए रखा हुआ है, रिजर्व किया गया कंसिडरेशन के लिए, और वही बिल प्रेसिडेंट साहब गवर्नर को डायरेक्ट करते हैं कि इसको रिकंसिडर किया जाए, इस बिल को वापस से इसमें कुछ ऑल्टरेशन होगी, ये होगी, तो वो बिल अगर वापस आ जाता है तो उसके ऊपर साइन करने के लिए कोई बाध्य नहीं है वो। ठीक है, अपनी एसेंट देने के लिए कोई बाध्य नहीं है। तीसरा ये है कि अगर कोई इमरजेंसी का पीरियड चल रहा है या कोई सेशन चल नहीं रहा पार्लियामेंट का, तो वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ठीक है, यह आर्टिकल 123 में आता है, याद रखिएगा। तीसरा यह है कि वो कैग की रिपोर्ट, यूपीएससी की रिपोर्ट, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट के समक्ष पेश करते हैं। तीसरा यह है कि वो भारत में पीस बनाने के लिए, प्रोग्रेस बनाने के लिए रेगुलेशंस कर सकते हैं। भारत के जैसे यूटीज हुए, हमारे अंडमान हुआ, लक्षद्वीप हुआ, दादर नागर हवेली हुआ, दमन एंड दीव हुआ, इवन पुदुचेरी में भी अगर असेंबली डिसॉल्व्ड है, या दिल्ली में भी अगर असेंबली डिसॉल्व्ड है, तो वो वहां पे लागू हो सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर में भी अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी आगे, अभी तो वैसे डिसॉल्व है, तो वहां पर जो पीस, प्रोग्रेस या कुछ भी गुड गवर्नेंस हो रही है, वो प्रेसिडेंट के अंडर ही हो रही है, याद रखिएगा। फिर आता है इनकी फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर के अंदर कोई भी जो मनी बिल होता है वो उनकी, अभी मैंने बताया, प्रायर परमिशन से ही होता है। ये आर्टिकल 117 का पहला भाग बताता है। दूसरा ये है कि वो एनुअल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होती है वो पार्लियामेंट के समक्ष रखते हैं। तीसरा ये है कि तीसरा यह है कि अगर कॉन्टीजेंसी फंड से अगर पैसा निकालना है तो उनको पहले बताना पड़ेगा, कोई भी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर के लिए। फॉर एग्जांपल, भारत पे किसी ने अटैक कर दिया, ठीक है, और उस समय पे फंड की रिक्वायरमेंट है, या इन्फ्लेशन बहुत तगड़े लेवल पर हो गया, फंड की रिक्वायरमेंट है, तो फिर कंटीजेंसी फंड से हम पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी हम लोगों को प्रेसिडेंट साहब को पहले बताना होगा। फिर जाहिर सी बात है वही कि मनी बिल बन जाएगा, और मनी बिल प्रेसिडेंट साहब रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये बात उनको पहले ही बता दी गई है। ठीक है, तीसरी बात यह है कि वो कोई भी फाइनेंस कमीशन बिठा सकते हैं हर एक 5 साल के लिए, ताकि रेवेन्यू बढ़ सके सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, खर्चा बढ़ सके। फिर आता है उनकी जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और सीनियर मोस्ट जजेस को उनकी राय पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। तीसरा, वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी लॉ फैक्ट के ऊपर उनकी राय ले सकते हैं, लेकिन जो भी राय सुप्रीम कोर्ट ने उनको दी है वो उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है, सिर्फ राय ले सकते हैं। वो पार्डन दे सकते हैं किसी भी क्रिमिनल को, किसी की पनिशमेंट को रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, या एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में कम्यूट कर सकते हैं। अब इन सबका मतलब क्या है वो जान लीजिए। पार्डन ये होता है कि अगर हम लोग किसी को उसकी सजा ही माफ कर दें। मान लो कोई भी केस है, जैसे कोई माफी मांगने आया कि बाबूजी गलती होगी, तो वो अपने अपने कुछ सर्टेन रूल्स हैं उसके लिए भी, लेकिन वो पार्डन मतलब होता है उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। कम्यूटेशन मतलब होता है एक फॉर्म ऑफ जो पनिशमेंट दी है उससे दूसरी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दे दी जाए, उसको कम्यूट बोलते हैं। रिमिशन मतलब होता है फॉर्म चेंज ना करे, बस साल कम कर दे। जैसे अच्छा काम करा किसी ने, 14 साल की कैद हुई, लेकिन उसने इतना अच्छा करके दिखा दिया, गुड बिहेवियर दिखा दिया, उसकी सजा कम कर दी गई, 4 साल कर दी गई। ठीक है। तीसरा ये रेस्पाइट ये है कि रिस्पाइट के अंदर ये है कि कोई भी स्पेशल केस होता है, जैसे अगर कोई महिला प्रेगनेंसी है, या किसी के ऊपर अपनी पूरी फैमिली का पूरा सब कुछ उसकी फैमिली पर ही बोझ है, तो उसका ऑर्डर चेंज ना करते हुए उसकी सजा को कम कर दिया जाता है। रिप्राइव का मतलब ये होता है कि अगर किसी की डेथ है, अगर कह रहे कि कोई भी डेथ सेंटेंस है, तो उसको टेम्परेरी पीरियड के लिए रोक दिया जाता है, इसको बोलते हैं रिप्राइव।
फिर आता है उनकी डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर्स में ये होता है कि वो इंटरनेशनल ट्रीटीज हुआ, एग्रीमेंट हुआ, वो सब उनके नाम पर होता है, प्रेसिडेंट के नाम पर होता है। ठीक है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इंटरनेशनल फोरम पर भेज सकते हैं या खुद इंटरनेशनल फॉर्म में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं या अपने नाम पर अपने डिप्लोमेट्स को भेज सकते हैं। ये इनकी डिप्लोमेटिक पावर थी। मिलिट्री पावर में वो सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस के, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी के सुप्रीम कमांडर वही हैं। वो चीफ ऑफ आर्मी को अपॉइंट करते हैं, नेवी के, एयरफोर्स के वही अपॉइंट करते हैं। वो किसी भी पॉइंट पर वॉर को डिक्लेयर कर सकते हैं, पीस को कंक्लूड कर सकते हैं, और जितने भी ये कार्य होंगे वो उनके अप्रूवल के बिना नहीं होंगे। तीसरा, इमरजेंसी पावर में नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352, प्रेसिडेंशियल रूल लगता है 356 और 365, और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 360। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारे पास आता है प्रेसिडेंट साहब की वीटो पावर। वीटो पावर मतलब होता है कि किसी भी बिल को वो रोक सकते हैं। उनके लिए तीन, हमारे भारत में तीन वीटो पावर है। एक है एब्सोल्यूट वीटो, एक होता है सस्पेंसिव वीटो, और एक होता है पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में ये होता है कि वो अपने एसेंट को रोक देते हैं, ठीक है, और वो लंबे समय तक रोक देते हैं और अपना वो एक्ट नहीं बनता, ठीक है। और उसके भी दो केसेस हैं कि वो कब रोकते हैं किसी भी बिल को, कि अगर कोई भी मेंबर पार्लियामेंट में बिल ले आया और उनको ये लग रहा है कि यह बिल तो आगे जाके कारगर नहीं होगा, मतलब मिनिस्टर नहीं लेके आया, कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो उस पर अपनी एसेंट रोक सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर कैबिनेट रिजाइन हो जाए, मान लो आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार और बिल आया, ठीक है, और आज बिल लेके आए और आज ही वो कैबिनेट रिजाइन हो गई, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर से रिजाइन करना, लोकसभा डिसॉल्व होगी, तो वो उस बिल को रोक सकते हैं अपने पास लंबे समय तक, ठीक है, लंबे समय तक खारिज भी कर सकते हैं उस बिल को। तीसरा ये है कि फिर आता है हमारे पास सस्पेंसिव वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में दो केस थे। पहला केस, मिनिस्टर ना लेके आया, कोई और लेके आया तो उस बिल को रोक दिया, और कैबिनेट रिजाइन कर दी तो उस बिल को रोक दिया। ये एब्सोल्यूट वीटो के अंदर है। सस्पेंसिव वीटो में ये होता है कि अगर वो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं और बिल वापस से अगेन पास हो जाता है, लेकिन सेम ऑर्डिनरी मेजोरिटी से, सेम मतलब कुछ जो मेजोरिटी पहले थी उसमें कुछ बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं हुई, तो उस बिल को अपने पास रोक सकते हैं। ये प्रेसिडेंशियल की वीटो पावर होती है, ठीक है, कि वो उस बिल को रोक सकते हैं। तीसरा, पॉकेट वीटो, मतलब कब होता है ये सस्पेंसिव वीटो, जब सेम मेजोरिटी से बिल दोबारा पास होकर आ गया, कोई मेजोरिटी में कुछ घटोतरी बढ़ोतरी नहीं हुई और सेम होके आ गया, तब इसका मतलब सस्पेंस है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है बाबा, ठीक है, तो फिर वो उसको रोक सकते हैं उस बिल को। तीसरा, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो ये तब लगाई जाती है जब, अच्छा, पॉकेट वीटो ये होता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो लंबे समय तक किसी बिल को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, ये पॉकेट वीटो के काउंट आता है। वीटो का मतलब होता है किसी भी बिल को रोकना, विद होल्ड करना, अपने पास रख लेना, ना साइन करना ना जवाब देना, उसको बोलते हैं वीटो, ठीक है। प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आता है तो वो उसको नहीं रोक सकते, अमेंडमेंट बिल के ऊपर वीटो पावर नहीं लग सकती। तीसरा, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 1971 में यह कहा था कि प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन बिल को एसेंट देना ही पड़ेगा। यह कौन सा था? 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। दिस इज ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। तो प्रेसिडेंट के बारे में इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली इनके नाम पूछे जा सकते हैं, कौन कौन का, मैं वो नेक्स्ट सेशन में कभी देखेंगे। थैंक यू सो मच।